Hello students, welcome to this video. As you know, we are discussing second chapter of class 9 in history, socialism in Europe and the Russian Revolution. In the previous videos, we have discussed about the arrival of socialism, concept of socialism given by the French Revolution, and different responses given to socialism by liberals, radicals and conservatives. हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ और लिबरल और रेडिकल्स कैसे चाहते थे कि वो वर्कर्स को फायदा पहुंचाए, उसके लिए उन्होंने क्या अपने ओपिनियंस दिए और रिवॉल्यूशंस हुए पूरे यूरोप में। लेकिन सोशलिज्म के रास्ते में कि सोशलिज्म आए यूरोप में, इसके रास्ते में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो क्या सोचते थे कि अगर सोशलिज्म नहीं आ रहा है या सोशलिज्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, जो रूट काउज है, सोशल लेवल है, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों सोचते थे, क्या रीजन क्या था इसका? हम लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो जिनके हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट कमाना। उनको इससे खास मतलब नहीं था कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोसाइटी डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है, इससे वो बहुत कंसर्न नहीं थे। इसीलिए सोशलिस्ट ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रूट काउज है, उसको हटा देना चाहिए। और वो कहते थे कि अगर प्रॉपर्टी को सोसाइटी कंट्रोल करेगी तब सोसाइटी पूरे सोसाइटी के डेवलपमेंट की, पूरे सोसाइटी के वेलफेयर की बात सोचेगी। इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर्टी के बिना सोसाइटी कैसे चलेगी, और सोशलिज्म का क्या बेस होगा, कैसे वो सोशलिज्म आएगा। इस पे डिफरेंट जो विचारक थे, डिफरेंट जो फिलोसफर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे सोशलिस्ट की जो कहते थे कि अगर सोशलिज्म तभी आएगा जब हम लोग कोऑपरेटिव कम्युनिटीज को डेवलप करेंगे, कोऑपरेटिव्स बनाएंगे। अब फिर एक क्वेश्चन आ गया कि भाई कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी कैसे बनेगी? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वर्कर्स बनाएंगे, ये वर्कर्स का एक एसोसिएशन होगा। ये एसोसिएशन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और जो इसको बेनिफिट होगा, जो इसको प्रॉफिट होगा, वो वर्कर्स आपस में बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। वर्कर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन जब ये कंसेप्ट दिया गया, और ये कंसेप्ट दिया रॉबर्ट ओवन ने, जो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया और कहा कि नहीं, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, जिसको उन्होंने कहा है न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसको अपोज भी किया कि नहीं भाई, एक इंडिविजुअल एफर्ट से ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी नहीं बन सकती है। जब तक गवर्नमेंट इसमें एफर्ट नहीं लेगी, जब तक गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोचेगी, इसको प्रमोट नहीं करेगी, तब तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनेगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था फ्रांस के लुई ब्लैंक का, जो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे और कैपिटलिस्ट
इंटरप्राइजेस को रिप्लेस करे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। ये लोग अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है सोशलिज्म को डिफाइन करने का या सोशलिज्म को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने का, ये काम किया कार्ल मार्क्स ने और उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स ने। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों जर्मनी के थे, जर्मनी के फिलोसफर्स थे। और कार्ल मार्क्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स वर्कर्स के बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। सोशलिज्म के कंसेप्ट को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से दिया, इतने अच्छे ढंग से स्प्रेड किया कि उनको फादर ऑफ सोशलिज्म कहा गया। फ्रेडरिक एंगल्स उनके फ्रेंड थे और वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहे, सुख में दुख में सब में वो उनके साथ बने रहे। यहां तक कि कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद भी उन्होंने कार्ल मार्क्स से काम को आगे बढ़ाया। तो दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सोशलिज्म को लाने का। तो कार्ल मार्क्स से हम लोग बात करें, कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी अच्छी किताब भी लिखी थी, दास कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कि बाइबल है सोशलिज्म का। और उसी में उन्होंने पूरे सोशलिज्म को एक्सप्लेन किया। क्या कहा कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म के बारे में? उन्होंने कहा कि उस समय जो सोसाइटी थी वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सारा कंट्रोल था, इंडस्ट्री का कंट्रोल था, वो कैपिटलिस्ट के हाथ में था। कैपिटलिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कैपिटलिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट कमाना। और ये प्रॉफिट उनको कौन देता था? ये प्रॉफिट उनको देता था वर्कर। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तक कैपिटलिस्ट सोसाइटी रहेगी, जब तक कैपिटल का कंट्रोल कैपिटलिस्ट के हाथ में रहेगा या इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में रहेगा, तब तक वर्कर्स को फायदा नहीं होगा। अगर वर्कर्स को अपना बेटरमेंट चाहिए तो उसको इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो करना पड़ेगा। इसके लिए वर्कर को क्या करना पड़ेगा? वर्कर को एक रेडिकल सोसाइटी बनानी पड़ेगी। एक ऐसी सोसाइटी जो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, या हम यूं कहें कि जिसके हाथ में प्रॉपर्टी का कंट्रोल रहे। तभी वर्कर्स कैपिटलिस्ट को हरा पाएंगे। और बिना कैपिटलिस्ट को रिप्लेस किए, बिना इंडस्ट्रियलिस्ट को हटाए सोशलिज्म नहीं आएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि टाइम विल कम एंड व्हेन द वर्कर्स विल कंट्रोल द सोसाइटी, और वैसी सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी कही जाएगी। और वो एक नेचुरल यूनिट होगी, मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट होगी सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने ऐसे डिफाइन किया सोशलिज्म को। और कार्ल मार्क्स के आने के बाद सोशलिज्म का जो असर है वो पूरे यूरोप में, बाद में पूरे वर्ल्ड में दिखने लगा। सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस किए गए सोशलिस्ट के द्वारा। उनके द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल, थर्ड इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बना उसको कार्ल मार्क्स ने लिखा और उसको रीड आउट भी किया, सोशलिज्म के बारे में बताया पूरी दुनिया को। तो लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टेप था जिसने बहुत मदद की सोशलिज्म के आने में, वो था सेकेंड इंटरनेशनल। तो सेकेंड इंटरनेशनल के बाद वर्कर्स जो थे जर्मनी में, इंग्लैंड में, वो अपना एसोसिएशन बनाने लगे ताकि उनका लिविंग कंडीशन बढ़िया हो, बेटर लिविंग कंडीशन उनको प्रोवाइड हो। इसके लिए वो अपना एसोसिएशन बनाने लगे। They started thinking about the betterment of the workers, so they set up funds for members, ताकि जब कोई वर्कर मुसीबत में हो तो उसको मदद की जा सके।
पैसे से मदद की जा सके। उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि जो वर्किंग आवर था, लॉन्ग वर्किंग आवर था, उसको रिड्यूस किया जाए और उनको राइट टू वोट दिया जाए। तो सेकेंड इंटरनेशनल में बहुत सारी बातें हुई। इफेक्ट इसका ये हुआ कि सोशलिज्म का जो प्रभाव है वो यूरोप में धीरे धीरे बढ़ने लगा। जर्मनी में भी सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हुई। इंग्लैंड जैसे कंट्री में लेबर पार्टी 1905 में बनी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी और इस तरह से सोशलिज्म का स्प्रेड पूरे यूरोप में होने लगा। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट किसी भी देश में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। हालांकि पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में उनकी एंट्री सब जगह हो रही थी, अच्छी संख्या में वो आ रहे थे, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के कंडीशन में नहीं थे। हम सभी जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और इसके दौरान ही 1917 में रशिया में दुनिया की पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था अराइवल ऑफ सोशलिज्म कि कैसे कैसे सोशलिज्म यूरोप में आया, कैसे कैसे किन किन फिलोसफर्स ने इससे मदद की। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। और इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन और वहां उनके डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।